पंजाब के राज्यपाल ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए खो खो विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। कहा, खो खो भारत की सांस्कृतिक विरासत का है हिस्सा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोगा जिले के ISF कॉलेज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, समाज की समग्र प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद है जरूरी। और दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन वापसी का अंतिम दिन, भाजपा, आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नेपाल और ईरान के बीच खेले गए खो खो विश्व कप के रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल ने खिलाड़ियों का सम्मान किया और उनके खेल कौशल और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा, खो खो भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना गर्व की बात है। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने राज्यपाल को सम्मानित करते हुए उनके खेल समर्थन की सराहना की। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारत की पुरुष और महिला टीम ने पहला खो खो विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों टीमों को बधाई दी और कहा, यह जीत भारत के युवाओं में खो खो की लोकप्रियता को बढ़ाएगी। पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 के बड़े अंतर से हराया। कप्तान प्रतीक वायकर और रामजी कश्यप के शानदार प्रदर्शन ने भारत को जीत दिलाई। वहीं महिला टीम ने भी फाइनल में नेपाल को 78-40 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय पुरुष और महिला टीम की ये ऐतिहासिक जीत उनकी मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है। यह जीत युवाओं को प्रेरित करेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन GRP इंचार्ज की अगुवाई में GRP के करीब 20 से ज्यादा जवानों ने करीब 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान स्टेशन पर आने वाले हर यात्रियों के सामान को तो चेक किया गया, साथ ही उनके ID प्रूफ भी देखे गए। इसके अलावा स्टेशन और रेलवे यार्ड पर खड़ी ट्रेनों की हर बोगियों में जाकर उसे भी चेक किया गया। ये सर्च ऑपरेशन 26 जनवरी तक हर रोज चलेगा। इसके अलावा भी GRP और RP मिलकर कई बार ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेलवे के तहत आने वाली जगहों को भी चेक किया गया। इसी के साथ यात्रियों की चेकिंग के साथ साथ उन्हें जॉग भी किया गया। साथ ही उन्हें टोल फ्री नंबर 181 की भी जानकारी दी जा रही है। उन्हें समझाया जा रहा है कि ट्रेन में या स्टेशन पर कोई भी लावारिस चीज देखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। 26 जनवरी के अवसर पर स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की पूरी डिटेल्स के रिकॉर्ड को भी लिखित रूप में रखा जा रहा है। 26 जनवरी का जो अपना महापर्व है, बिल्कुल नज़दीक भविष्य में आने वाली है। उसको सुरक्षा को देखते हुए यात्री सामान, रेल संपत्ति की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपनी जो एक टीम बनाई है, उस टीम के साथ सभी गाड़ियों को, प्लेटफार्म को, पार्सल ऑफिस, बुकिंग हॉल और जो वेटिंग हॉल हैं उसको चेक कर रहे हैं कि ताकि कोई असामाजिक तत्व इसी दौरान इसका फायदा ना उठाकर कोई ऐसी घटना को अंजाम न दे दे। उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोगा जिले के ISF कॉलेज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज की समग्र प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने भारतीय और विशेष रूप से पंजाबी महिलाओं की तारीफ करते हुए कहा कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के रुतबे को ऊंचा उठाने और उनके लिए सही स्थान सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। भगवंत मान ने कहा कि आज महिलाएं न केवल समाज को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा में भी योगदान दे रही हैं। उन्होंने महिला कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यहां जिला प्रशासकीय परिसर DAC के विस्तार का शिलान्यास किया। इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल के निर्माण वाली इस परियोजना पर 10.31 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जालंधर के श्री पंचवटी मंदिर गौशाला, धर्मशाला कमेटी बस्ती, भारतीय विकास परिषद जालंधर देखें दौरा आंखों का एक मुफ्त जांच कैंप लगाया गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने इस कैंप का उद्घाटन किया।
कैंप के दौरान पीएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने लोगों की आंखों की जांच की और मोतियाबिंद के मामले के लिए चुने गए लोगों को पीएमएस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाने का ऐलान किया गया। कैंप के दौरान लोगों को एनके और दवाइयां भी मुफ्त बांटी गईं, जिस दौरान कैबिनेट मंत्री ने ऐसी संस्थाओं से प्रेरणा लेकर लोक सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर एनडीआरएफ के बहादुर कर्मियों को सलाम किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एनडीआरएफ के जांबाज कर्मियों के साहस, समर्पण और उनके निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीवन बचाने, आपदाओं का सामना करने और आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ की अटूट प्रतिबद्धता सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ ने आपदा मोचन और प्रबंधन में वैश्विक मानक स्थापित किया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर, कस्तूरबा नगर सीटों से हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर प्रचार जोरों पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए चुनावी रणनीतियों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं इंडी गठबंधन के दबाव के बावजूद कांग्रेस की पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करने की योजना है। इसके अलावा सत्ताधारी दल आप की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में अरविंद केजरीवाल, आतिशी मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जैसे नाम शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। जिन सदस्यों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पहले से ही आधार के जरिए मान्य है, वे अपना प्रोफाइल जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, शामिल होने की तिथि और छोड़ने की तिथि को किसी दस्तावेज को अपलोड किए बिना खुद अपडेट कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन से लगभग 3,90,000 सदस्यों को तुरंत लाभ मिलेगा, जिनके अनुरोध विभिन्न चरणों से लंबित हैं। मंत्रालय ने कहा, ईपीएफओ के डेटाबेस में ईपीएफ सदस्य के व्यक्तिगत डेटा की स्थिरता और प्रामाणिकता ये सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सेवाएं बिना किसी रुकावट के प्रदान की जाती रहें। हालांकि कुछ मामलों में जहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले प्राप्त किया गया था, अपडेट करने के लिए नियोक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आयोजन भारत के समावेशी विकास और डिजिटल परिवर्तन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से वंचित समुदायों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी विकास पर जोर दिया है, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों तक भी पहुंचे। बैंक खातों के जरिए वित्तीय समावेशन, शौचालय, गैस कनेक्शन, नल का पानी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार जैसी योजनाएं दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में समावेशी विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, दुनिया भारत की आर्थिक नीतियों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने की हमारी पहल को समझने के लिए उत्सुक है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत ने जिस तरह से डिजिटल परिवर्तन किया है, वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। इसके जरिए सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में 130 से अधिक देशों के लगभग 3,000 वैश्विक नेता हिस्सा लेंगे। इस बार भारत की ओर से 5 केंद्रीय मंत्री, 3 मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। यह 5 दिवसीय बैठक आर्थिक विकास को तेज करने, नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाने और सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित होगी।
महाकुंभ का आज 8वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान के लिए आना जारी है। अब तक महाकुंभ में 8 करोड़ 26 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या सहित 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे। महाकुंभ में आए श्रद्धालु शिव भक्ति की अद्वितीय साधना और भक्ति में डूबे हुए हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के इस अनोखे संगम पर शिव भक्ति के अनेकों प्रारूप देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 11,000 त्रिशूलों के बीच 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मालाओं से बना 12 ज्योतिर्लिंग के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बने इस धाम पर हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। इस सभी ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। मूर्ति 7 पुरियां है, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जरालोक, तपालोक, सत्यमलोक के अंकों में शिवलिंग का निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ कृपा से हो गया है। बाबा हिमालय विकंदराओं से निकल करके स्फटिक बड़ी रूप में बाबा रुद्राक्ष पहाड़ पर विराजमान है और सामने मेरी भगवती विराजमान है, क्योंकि प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्पम पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठम कत्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्रिश्च, नवदुर्गा प्रतीता। भगवती भी विराजमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 के अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के अंबाला व हिसार के स्टार्टअप का जिक्र करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि देश में अंबाला व हिसार जैसे शहर भी स्टार्टअप के केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप कल्चर मात्र बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे शहरों के स्टार्टअप में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कैथल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के 118वें प्रसारण को सुना। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के अंबाला व हिसार के स्टार्टअप का जिक्र करते हुए उनकी प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी ऐसे कई युवा हैं जिनके स्टार्टअप आज मिसाल कायम कर रहे हैं और उनका टर्नओवर लगभग 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए का है। ये इस प्रकार का हमारा स्टार्टअप जिसके मन में कुछ करने का है, वो कितनी ऊंचाइयों को छूता है और एक और युवाओं के लिए भी प्रेरणा का वो स्रोत बनता है। ऐसे बहुत सारे यूथ को भी हमने इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर किसी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, और जिसने अपने क्षेत्र के अंदर महारत हासिल की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को एक अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में इस समय मौसम में बदलाव की लहर नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। विशेष रूप से पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जो इन क्षेत्रों में ठंड को और बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इन पहाड़ी इलाकों में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, जिससे यात्रा में रुकावट आ सकती है। इस बीच 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश होने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश से ठंड में इजाफा हो सकता है और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता पर असर पड़ सकता है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात में परेशानी हो सकती है। अधिकारियों ने कोहरे के कारण ड्राइवरों और यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। गौरतलब है
है कि जनवरी के अंत में पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। लोग गर्म कपड़े पहनने और सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए तैयार रहें। मौसम विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए तैयार रहें। साथ ही हम आप सबसे ये आग्रह करते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण सुरक्षा के सभी आवश्यक उपायों का पालन करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।